हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत किया था, आज हम विदेशी स्रोत लेते हैं। मौर्यकालीन विदेशी स्रोत। पहला, इंडिका। थोड़ा सा मैं एक उत्खनन कार्य जो मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत में लास्ट का टॉपिक था, उत्खनन कार्य, जिसमें मेरा वीडियो कट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा इसको लेना चाहूँगी वापस से कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो भारत में पुरातात्विक सामग्री की प्राप्ति के लिए जगह जगह खुदाई हो रही थी और उसमें मौर्यकालीन स्थल भी प्राप्त हुए। उत्खनन से मृतभांड मिले हैं जो तत्कालीन उच्च कला के प्रदर्शक है। भवन कास्ट निर्मित मिले हैं। अशोक का महल भी कास्ट निर्मित था। मकानों के बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। अशोक के प्रासाद में प्रयुक्त काष्ठ स्तंभों से तत्कालीन कला का बोध होता है। मौर्यकालीन कला के जो अन्य उपकरण उपलब्ध हुए उनसे तत्कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। चलिए, अब हम आते हैं बच्चों विदेशी स्रोत, जो फॉरेन जो सोर्सेज है, जो लिटरेरी सोर्सेज है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला, जो इंडिका जो मौर्यकालीन प्रशासन का दूसरा ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ इंडिका है। इसका लेखक मेगास्थनीज था और मेगास्थनीज एक यूनानी था जिसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। वह एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 वर्ष 304 से 299 ईसा पूर्व रहा। अतः उसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तथा उसके शासनकाल में घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। इस कारण यह स्वाभाविक ही है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य शासक के विषय में जो कुछ लिखा वह प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना जाए। उसने अपने ग्रंथ इंडिका में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, उसके प्रासाद तथा उसके दैनिक जीवन पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला है। उसने पाटलिपुत्र में निर्मित सम्राट के प्रासाद का अच्छा वर्णन किया है। प्रासाद के वैभव के साथ साथ उसने चंद्रगुप्त की दैनिक चर्या तथा उसके ठाट बाट के विषय में भी लिखा है। वह लिखता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जनता के सामने आता था तो उसे सोने की पालकी में लाया जाता था। पालकी के चारों ओर मोती लटकते थे। सम्राट की पोशाक सुंदर एवं कीमती होती थी और जुलूस के अवसर पर वह हाथी पर सवार होता था। सम्राट का प्रासाद उसने रमणीय उद्यान में बताया है। उद्यान में सुंदर झील का भी वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने उद्यान में चहकते विभिन्न पक्षियों व झील में तैरती मछलियों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को उस समय का सुंदर तथा सबसे बड़ा नगर बताया है। उसकी स्थिति गंगा व सोन नदी के संगम पर बताई है। मेगास्थनीज ने कौटिल्य की भांति भारत के तत्कालीन समाज का भी चित्र प्रस्तुत किया है। वह लिखता है कि उस समय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग दार्शनिकों का था। इस वर्ग में विशेषकर ब्राह्मण तथा श्रमण आते थे। वे लोग वन में रहते थे तथा कठोर तपस्या करते थे। दूसरा वर्ग किसानों का था। समाज में उनकी संख्या सर्वाधिक थी। तीसरा वर्ग गडरियों व शिकारियों का था। चौथे वर्ग में कारीगर तथा 5वें वर्ग में सैनिक होते थे। छठे वर्ग में इंजीनियर, सलाहकार तथा सरकारी निरीक्षक होते थे। 7वें वर्ग में सभासद तथा शासनकर्ता होते थे। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण वर्ग का विशद वर्णन किया तथा उन्हें उच्च कोटि की भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि माना है। मेगास्थनीज ने तत्कालीन विवाह प्रथा के संदर्भ में भी लिखा है और तात्कालिक धार्मिक अवस्था भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो सकी और समाज की आर्थिक अवस्था उसने सुखद बताई है। परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति कुछ इतिहासकारों ने उसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह व्यक्त किया है। स्ट्रैबो ने इस ग्रंथ को झूठा बताया। इसकी विश्वसनीयता पर संदेह निम्न तर्कों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, केवल अन्य यूनानी लेखकों द्वारा ही इसका अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है, यह स्ट्रैबो कहता है। दूसरा, उसके हिसाब से मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अधिक दिन नहीं ठहरा था। तीसरा, वह जनसाधारण के संपर्क में नहीं आया था। चौथा, वह भारतीय भाषाओं से परिचित नहीं था। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर ही वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि हम यह जान सकते हैं कि स्वयं देखी हुई बातों का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। वह प्रामाणिक है, परंतु उसके वर्णन में कुछ विचित्र व अविश्वसनीय बातें भी है जो उसने इधर उधर से सुनी और उन्हें सही मानकर लिख दिया। दक्षिण भारत में तो उसे जाने का अवसर ही नहीं मिला। अतः दक्षिण भारत के विषय में उसने जो कुछ लिखा वह केवल दूसरों से सुनने के आधार पर ही लिखा। अतः उसमें असत्य की मात्रा अधिक है और इन सब कमियों के होते हुए भी मेगास्थनीज की इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का महत्व
की अवस्था पर काफी अच्छा प्रकाश डाला है। इसलिए डॉक्टर ए.एल. भाष्रम ने सही लिखा है कि मेगास्थनीज का विवरण उतना पूर्ण और यथार्थ नहीं है जितना कि हम चाहते हैं, तथापि उसका बहुत महत्व है क्योंकि यह एक विदेशी यात्री का भारत के संबंध में प्रामाणिक और संबंध वृत्तांत है। यूनानी राजदूतों में दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति डायोनीसियस था। वह बिंदुसार के दरबार में आया और कुछ दिनों तक वह भारतवर्ष में रहा था और मेगास्थनीज की भांति उसका भी मूल ग्रंथ अप्राप्य है, परंतु परवर्ती लेखकों के विवरणों में इसके नाम का भी उल्लेख हुआ है। चलिए अब हम आते हैं यूनानियों के लेख। मेगास्थनीज के अलावा भारत में अन्य कई यूनानी यात्री और भी आए थे। वे या तो सिकंदर महान के साथ ही आए थे और उसकी विजय यात्रा के उपरांत आए थे। उनमें एरियन, कर्टियस, प्लूटार्क तथा जस्टिन के नाम अधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने सिकंदर महान की विजय यात्रा का जो वर्णन किया वह काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने मौर्य प्रशासन के संदर्भ में भी लिखा है। विश्व के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस का बिब्लियोथिका हिस्टोरिका और प्लूटार्क, एरियन तथा जस्टिन ने मौर्य युग की घटनाओं पर काफी प्रकाश डाला है। इनमें प्लिनी भी महत्व का है। अन्य विदेशी राजदूत मेगास्थनीज के अलावा मौर्य काल में अन्य विदेशों से भी राजदूत आए थे। मिस्र के शासक टॉक्मी फिलाडेल्फस के ने बिंदुसार और अशोक के शासनकाल में डायनोसियस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। उसने भी तात्कालिक भारत के विषय में लिखा है। सीरिया के सम्राट के डामेकस ने बिंदुसार के शासन में भेजा था। उसने भी भारत की कई बातों की जानकारी दी है। लास्ट, चीनी वृत्तांत। यूनानी राजदूत व यूनानी यात्रियों के अलावा चीनी यात्री फायान और हेनसांग के यात्रा विवरणों से भी मौर्य काल के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। ये दोनों यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में आए थे और इस संदर्भ में अशोक के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। दोनों ही यात्री कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक को क्रूर स्वभाव का बताते हैं। फायान लिखता है कि अशोक ने पटना के समीप एक नरक समान बंदीगृह बनवाया था जिसमें वह कैदियों को नाना प्रकार की क्रूर यातनाएं देता था। इन यात्रियों ने अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों का भी वर्णन किया है और इनका वर्णन धन भावना इनका वर्णन है। चलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका टाइम पीरियड 324 से 300 ईसा पूर्व रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। जैसा कि बताया जा चुका है कि मौर्य वंश का संस्थापक यही चंद्रगुप्त था और इसी के नाम पर इस वंश का नाम मौर्य पड़ा। वह सही अर्थ में एक युग पुरुष था, परंतु इस महान पुरुष के भी प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में हमें जानकारी बहुत कम मिलती है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ, इसके लिए इतिहास मौन है, परंतु यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार 326 से 325 ईसा पूर्व में जब वह सिकंदर से मिला था तो उस समय वह किशोर अवस्था में ही था। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका जन्म चौथी ईसा पूर्व की सदी के मध्य से पूर्व नहीं वरन इसके प्रारंभिक वर्षों में ही हुआ था। इतिहासकारों में आज भी इस महान पुरुष के वंश के संदर्भ में सर्वाधिक मतभेद है। किसी ने इसे शूद्र बताया है तो किसी ने क्षत्रिय। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य का शूद्र बताते हैं उनके तर्क सुनिए। इस मत का प्रतिपादन ब्राह्मण साहित्य द्वारा हुआ है। ब्राह्मण साहित्य में सर्वप्रथम पुराण आते हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शिशुनाग वंश के विनाश पर शूद्र राजा होंगे। शिशुनाग वंश के उपरांत नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश शूद्र माना जाता है और इस तरह पुराणों के आधार पर नंदों के बाद राज्य करने वाले मौर्य भी कुछ विद्वानों द्वारा शूद्र ही मान लिए गए। दूसरा आधार पुराणों की टीका का लिया जाता है। रत्नगर्भ ने विष्णु पुराण की टीका में लिखा है कि चंद्रगुप्त नंदराज की पत्नी मुरा की संतान है। इस टीकाकार की धारणा है कि मुरा से ही मौर्य शब्द बना है, परंतु पुराणों में तो केवल इतना ही उल्लेख है कि कौटिल्य नंदवंश का उन्मूलन करेगा और तत्पश्चात चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। मुरा नंद की रखैल थी और इसका उल्लेख पुराणों में कहीं भी नहीं है। अतः टीकाकार द्वारा इस प्रकार की धारणा बना लेना उसकी अपनी कल्पना हो सकती है। इसके अलावा पाणिनि के व्याकरण के अनुसार मौर्य मुरा शब्द से नहीं बन सकता। मुरा नामक स्त्री की संतान मौर्य होगी। इसकी विपरीत मौर्य शब्द उत्पत्ति तो पुल्लिंग शब्द मुरा से है। पुराणों के आधार पर मौर्यों को शूद्र सिद्ध करना युक्ति संगत नहीं लगता।
पुराणों में कहीं कहीं शूद्र प्रायस्तु व अधार्मिक शब्दों का प्रयोग मौर्य शासकों के लिए किया गया है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया गया है कि मौर्य शासक शूद्र थे। वरन ये दोनों शब्द उनके विशेषण रूप में इसलिए प्रयुक्त किए गए कि मौर्य नरेश जैन व बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रसार का वैदिक धर्म को बड़ी ठेस पहुंचाई थी। अतः यदि ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य शासकों के लिए शुद्र प्राय और अधार्मिक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो यह असंगत प्रतीत नहीं होता, पर इनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि मौर्य शासक शुद्र थे। अब मुद्रा राक्षस के अकॉर्डिंग बच्चों कि यह ब्राह्मण साहित्य का तीसरा ग्रंथ है और जिसके आधार पर चंद्रगुप्त को शुद्र बताया गया है। यह एक नाटक है जिसकी रचना 6वीं व 8वीं सदी के बीच की मानी जाती है। इस संपूर्ण नाटक से पढ़ने से ऐसा ध्वनित होता है कि चंद्रगुप्त नंदराज का वैद्य पुत्र नहीं था, कदाचित वह उसकी किसी निम्न वंशीय पत्नी का पुत्र था। फिर हम आते बच्चों कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी। इसमें प्रथम ग्रंथ की रचना सोमदेव ने तथा द्वितीय की रचना प्रथम मतलब कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी और व्रत कथा मंजरी की शेमेन नामक विद्वान ने की थी। इन दोनों ग्रंथों ने भी चंद्रगुप्त को नीचे वंश का ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। जस्टिन ने भी इस आधार पर चंद्रगुप्त को साधारण कुलात्पन व्यक्ति बताया, पर यूनानी विवरण में चंद्रगुप्त और नंदराज महापद्मनंद के रक्त संबंध का उल्लेख नहीं मिलता। इसके अलावा इसकी रचना 11वीं सदी में हुई मानी जाती है। ग्रंथ बहुत बात का होने के कारण इसमें मिलने वाली सूचना की प्रामाणिकता में संदेह किया जा सकता है। अर्थशास्त्र इसका रचयिता जब कौटिल्य चाणक्य था तो वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा में विश्वास रखता था। अतः वह शूद्र नंदों के हाथ से सत्ता लेकर किसी अन्य शूद्र के हाथ किस लिए सौंपता है। राज्य देने के पूर्व कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के गुण व शील के साथ साथ उसकी कुलीनता भी अवश्य देखी होगी। इसके अलावा अर्थशास्त्र में एक जगह लिखा था कि जनमत अभिजात दुर्बल नरेश का तो आदर करता है किंतु अनभिजात बलवान का नहीं। इससे स्पष्ट है कि यदि चंद्रगुप्त अनभिजात निम्न जातीय होता तो उसका महामंत्री चाणक्य उसको शासक कभी नहीं बनाता। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंत में कौटिल्य ने घोषित किया है कि इस शास्त्र का रचयिता वह था जिसने रोषपूर्ण संकल्प के साथ नंदराज के चंगुल से शस्त्रों और पृथ्वी को बलपूर्वक तथा शीघ्र मुक्त किया था। अतः यदि चंद्रगुप्त शूद्र होता तो चाणक्य उसे गद्दी पर आसीन नहीं करता। अब हम आते हैं ब्राह्मण साहित्य की आलोचना। इसमें ब्राह्मण साहित्य के अवलोकन से तो यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त शूद्र था, परंतु यह सत्य प्रतीत नहीं होता। पुराणों के कथानक में कहीं भी उसे स्पष्टतः शूद्र नहीं कहा गया। मुद्रा राक्षस, कथा साहित्य तथा व्रत कथा मंजरी चंद्रगुप्त के बहुत बाद के ग्रंथ है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त का यह भी कारण हो सकता है कि चंद्रगुप्त अनुयायी था और बाद में जैन अनुयायी बन गया था। इसके अलावा मुझे भी संबोधन नहीं करवाया, अतः ब्राह्मण के हृदय में उसके प्रति घृणा होना स्वाभाविक था। अब हम बच्चों का है चंद्रगुप्त क्षत्रिय था, इस विषय हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।